बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर जो हम लोगों ने शुरू किया था उसके अंदर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किया था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने कुछ बेसिक्स जो हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की कवर की थी, जिसमें मैंने आप लोगों से कहा था कि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड थ्योरी जो है वो बुक से पढ़ेंगे। इसी तरह फ़ीचर्स के बारे में कुछ डिस्कस हुआ था कि फ़ीचर्स जो हैं वो कुछ बताए गए हैं बुक के ऊपर, आईटी सीरीज़ के ऊपर थ्योरी से रिलेटेड है, उन्हें आपने एक दफ़ा अच्छी तरह से रीड कर लेना है। अगर उसमें किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई आपको पॉइंट जो है वो समझ ना आए तो वो पॉइंट जो है आप लोग लाजमी तौर पे जो है मेरे से पूछ सकते हैं। इसके अलावा ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हैं, यानी कि डाटा मेंबर्स के बारे में बात हुई थी। फिर मैंने आप लोगों को क्लासेस के बारे में बताया था कि क्लासेस क्या हैं और क्लास को किस तरह से जो है वो डिक्लेयर किया जाता है, यानी डिक्लेरेशन ऑफ द क्लास, उसमें कौन सा सिंटैक्स इस्तेमाल किया जाता है, क्या प्रोसीजर है, कौन से कीवर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, और क्लास की डिक्लेरेशन के बाद उस क्लास का ऑब्जेक्ट किस तरह से क्रिएट किया जाता है। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज़ ही शामिल नहीं होती, यानी डाटा मेंबर्स ही शामिल नहीं होती, बल्कि क्लास के अंदर कुछ मेंबर फंक्शंस भी होते हैं, ठीक है। जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था किसी भी क्लास की, या फिर आप ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ भी कह सकते हैं एक्चुअल में। तो हर क्लास के अंदर दो चीज़ें जो हैं वो मौजूद होती हैं, एक होते हैं उसके डाटा मेंबर्स और दूसरे होते हैं उसके मेंबर फंक्शंस, ठीक। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने डाटा मेंबर्स के बारे में अच्छी तरह से बड़ा बता दिया था, एक्सप्लेन भी किया था। और डाटा मेंबर्स किसी भी क्लास की या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं कि उसकी स्टेट क्या है, ठीक। और इसी तरह जो मेंबर फंक्शंस हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के, वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट किस किस्म का बिहेवियर जो है वो शो करेगा। इसके अलावा जब मैंने क्लास की डिक्लेरेशन प्रोवाइड की थी तो वहाँ पे मैंने एक प्राइवेट और पब्लिक नाम के एक्सेस स्पेसिफायर की बात की थी, या एक एक्सेस स्पेसिफायर या कीवर्ड इस्तेमाल किया था, और मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इन्हें बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा। फ़िलहाल आप इसे स्किप कर दें, तो आज के लेक्चर के अंदर जो है वो मैं आप लोगों को उन दो एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में भी बताऊँगा कि उनका यहाँ पर क्या काम है क्लास के अंदर, वो क्या चेंजेस जो हैं वो क्लास के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, या उन्हें इस्तेमाल करने से किस तरह से क्लास का बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले आज के जो है टॉपिक उसमें है जी हमारे पास फंक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि मेंबर फंक्शंस भी जिन्हें कहा जाता है। फिर हमने एक्सेस स्पेसिफायर देखने हैं। यहाँ पर फ़िलहाल आपकी बुक के अंदर दो एक्सेस स्पेसिफायर जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं, जिसमें एक है प्राइवेट और दूसरा है पब्लिक। लेकिन एक्चुअल में तीन एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। लेकिन हम फिलहाल जो है वो सिर्फ दो एक्सेस स्पेसिफायर्स जो हैं उन्हीं के ऊपर फोकस करेंगे। फिर जब मैं मेंबर फंक्शंस के बारे में बताऊंगा तो फिर मैं ये भी बताऊंगा आप लोगों को कि मेंबर फंक्शंस को एग्जीक्यूट जो है वो किस तरह से किया जाता है। इन तीनों चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए मैं बुक जो है वो आप लोगों के इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। और सबसे पहले तो मैं बुक में मौजूद जो बेसिक थ्योरी है वो थोड़ी सी रीड आउट कर देता हूँ, और उसके बाद जो है असल टॉपिक जो है वो उसकी तरफ आ जाते हैं। An object can perform the different tasks and action. The actions that can be performed by an object are known as functions or the methods. यानी वो तमाम काम जो एक ऑब्जेक्ट कर सकता है वो डिसाइड होते हैं या उनका तयन होता है उस ऑब्जेक्ट के मेंबर फंक्शंस से, ठीक है। इन्हें किसी भी ऑब्जेक्ट का बिहेवियर भी कहा जाता है कि वो ऑब्जेक्ट किस तरह से बिहेव कर सकता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं उसकी मेंबर फंक्शंस जो हैं वो डिसाइड करती हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट है जी एक्सेस स्पेसिफायर। द commands that are used to specify the access level of the class members are known as access specifier. हमारे पास बेसिकली दो किस्म के एक्सेस स्पेसिफायर हैं, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। जनरल प्रैक्टिस जो है वो यही है कि हम एक क्लास के अंदर मौजूद डाटा मेंबर्स जो हैं उन्हें हमेशा जो है वो प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंडर लिखते हैं, और जो मेंबर फंक्शंस होते हैं उन्हें हमेशा हम पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे लिखते हैं।
लेकिन जो लास्ट आपका प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर मैंने जो डाटा मेंबर्स थे यानी क्लास के अंदर मौजूद जो वेरिएबल्स थे उन्हें भी मैंने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे लिखा था। वो मैंने इसलिए पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे लिखा था क्योंकि उन डाटा मेंबर्स को मैं आउट ऑफ द क्लास जाके एक्सेस करना चाह रहा था और उसके अंदर वैल्यूज़ जो हैं वो पुट करना चाह रहा था। वरना जनरल प्रैक्टिस में या बाय डिफ़ॉल्ट जो है जितने भी डाटा मेंबर्स होते हैं वो सारे के सारे प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे होते हैं और जो हमारे मेंबर फंक्शंस होते हैं वो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे होते हैं। जनरल प्रैक्टिस जो है वो यही की जाती है, लेकिन यहाँ पर किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन हरगिज़ नहीं है आपके ऊपर कि आपने सारे के सारे मेंबर फंक्शंस जो हैं वो प्राइवेट के नीचे ही पब्लिक के नीचे ही लिखने हैं या सारे के सारे जो हैं डाटा मेंबर्स वो प्राइवेट के नीचे लिखने हैं। ये डिपेंड करता है आपकी ज़रूरत के हिसाब से कि आप प्रोग्रामिंग करते वक्त आपको किस किस्म की ज़रूरत पेश आती है, उस हिसाब से आप डिसाइड करते हैं कि आपने कौन से डाटा मेंबर्स जो हैं वो प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे लिखने हैं, कौन से पब्लिक के नीचे लिखने हैं। इसी तरह कुछ हम मेंबर फंक्शंस भी जो है वो प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे लिख सकते हैं और कुछ मेंबर फंक्शंस जो हैं वो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का आप लोगों ने ख़ास तौर पे ध्यान रखना है कि अगर आप डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस दोनों को प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे लिख देते हैं तो आप उस क्लास को जो है बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो क्लास डिक्लेयर रहेगी लेकिन उसे इस्तेमाल उसका ऑब्जेक्ट भी क्रिएट किया जा सकता है लेकिन उसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ना तो आप आउटसाइड द क्लास जो है उसके मेंबर फंक्शन को किसी को एक्सेस कर पाएंगे, ना ही आप किसी डाटा मेंबर को एक्सेस कर पाएंगे। इसलिए इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जब भी आप क्लास को डिक्लेयर करें तो उसमें डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस की डिक्लेरेशन जो है वो प्राइवेट और पब्लिक दोनों के नीचे जो है वो आपकी ज़रूरत के हिसाब से होनी चाहिए, लेकिन वो हमेशा इस तरह से हो कि आप उसे ईजीली एक्सेस कर सकें। अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल जो है वो सॉल्व करूँगा, मेरे पास बल्कि एक एग्जांपल मौजूद है, आपकी बुक की ही एग्जांपल इस्तेमाल करूँगा और आज के ये तीनों टॉपिक्स जो हैं इन्हें क्लियर करने की कोशिश करूँगा कि आप लोगों को आसानी से जो है ये समझ आ जाएं टॉपिक्स। मैं थ्योरी चाहे जितनी मर्जी जो है वो आप लोगों को पढ़ पढ़ के सुनाता जाऊँ, लेकिन जब तक आप लोगों के सामने एग्जांपल नहीं होगी तब तक आप लोगों को ये तीनों टॉपिक्स जो हैं कि फंक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट या मेंबर फंक्शन क्या चीज़ है, एक्सेस स्पेसिफायर क्या चीज़ है या किस तरह से जो है वो बिहेव करता है, या फिर हमारे पास जो है वो किस तरह से मेंबर फंक्शन को जो है वो एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है, ये मेरे पास एक प्रोग्राम है 13.1 आपकी बुक का लिखा हुआ है। तो मैं पहले प्रोग्राम की स्टेटमेंट जो है वो रीड आउट कर देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को ये सारे का सारा जो प्रोग्राम है लिखा हुआ ये रन करके दिखाऊंगा। पहले मैं समझाऊंगा, इसे रन करके दिखाऊंगा, फिर मैं इसी के अंदर थोड़ी सी चेंजेस करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि हम चेंजेस करते हैं तो फिर जो है ये प्राइवेट और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर जो है वो किस तरह से बिहेव करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये है जी हमारे पास राइट अ प्रोग्राम दैट डिक्लेयर अ क्लास विद वन इंटीजर डाटा मेंबर एंड टू मेंबर फंक्शंस इन एंड आउट टू इनपुट एंड आउटपुट द डाटा इनटू द डाटा मेंबर्स। तो सबसे पहले आप लोगों ने स्टेटमेंट को जो है वो अंडरस्टैंड करना है कि स्टेटमेंट क्या है। वो कह रहा है कि जी आपने एक प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर आपने एक क्लास डिक्लेयर करनी है और क्लास के अंदर जो है वो एक डाटा मेंबर होना चाहिए और वो डाटा मेंबर जो है वो इंटीजर हो। उसके बाद उसी क्लास के अंदर आप लोगों ने दो मेंबर फंक्शंस लिखने हैं, जिसमें से पहला मेंबर फंक्शन जो है वो आपका होगा इन, ठीक है, और दूसरा मेंबर फंक्शन होगा आपका आउट। टू इनपुट एंड आउटपुट, जो आपका पहला मेंबर फंक्शन होगा वो इनपुट के लिए इस्तेमाल होगा, जबकि दूसरा मेंबर फंक्शन जो है वो आपका आउटपुट के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, ये उम्मीद है कि आप लोगों को स्टेटमेंट जो है समझ आ गई होगी। अब हम प्रोग्राम की तरफ आते हैं कि प्रोग्राम जो है वो कहाँ से शुरू होता है और प्रोग्राम किस तरह से जो है वो वर्क करता है। तो सबसे पहले जी हमारे पास यहाँ पर एक सिंपल सा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, उसके बाद हमारे पास एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन मौजूद है और स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन के फ़ौरन नीचे जो है हम लोग अपने क्लास जो है उसकी डिक्लेरेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। और क्लास की डिक्लेरेशन जो है उसको स्टार्ट करने के लिए लाजमी है कि सबसे पहले हम क्लास का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं और इसी तरह हम एक नाम जो है वो प्रोवाइड करते हैं क्लास को। यहाँ पर हमने क्लास का नाम टेस्ट रखा हुआ है, उसके बाद हमारे पास ये दो करली ब्रैकेट्स आ जाते हैं। ये हमारे पास ये जो ब्लू कलर में आपको ये स्काई ब्लू कलर में नज़र आ रही हैं, ये हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट है, जबकि ये हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट है। ठीक है, और क्लोजिंग ब्रैकेट के एंड पे आप लोगों को सेमी कॉलन जो है वो नज़र आ रहा होगा, जो इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि ये दोनों ब्रैकेट्स जो हैं वो क्लास से ताल्लुक़ रखती हैं।
ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास क्लास के अंदर सबसे पहले जो एक्सेस स्पेसिफायर है प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर है। ठीक है, ये एक कीवर्ड है और मैंने अभी आपको बताया था कि जनरल प्रैक्टिस ये है कि जो क्लास है उसके जितने भी डाटा मेंबर्स हैं, ठीक है, यानी उसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं, हम कोशिश करते हैं कि उन सभी के सभी वेरिएबल्स को प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे लिखें। प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे लिखने का मकसद जो है वो ये होता है कि इन्हें आउटसाइड द क्लास जो है वो एक्सेस ना किया जा सके। जबकि प्रीवियस लेक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि मैंने डाटा मेंबर्स लिखे थे लेकिन उन्हें पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे लिखा था। उसका मुझे बेनिफिट क्या मिला था कि जो मैंने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे लिखे थे उन्हें मैं आउटसाइड द क्लास यानी कि मेन फंक्शन के अंदर जाके उन्हें एक्सेस कर पा रहा था। ठीक है, अभी भी मैं आप लोगों को यहाँ पे एक एग्जांपल करके लिख के दिखा देता हूँ। ये मेरे पास एक डाटा मेंबर लिखा हुआ है, इसी तरह का मैं एक डाटा मेंबर जो है वो लिख लेता हूँ इंट एक्स के नाम से, लेकिन मैं ये लिख देता हूँ पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे। आप देख सकते हैं कि मेरे पास इंट एन मौजूद है प्राइवेट के नीचे और इंट एक्स जो है वो मौजूद है पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे। जो प्राइवेट के नीचे मौजूद है इसे मैं आउटसाइड द क्लास यानी कि इस ब्रैकेट के बाहर एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन जो पब्लिक के नीचे मौजूद है उसे मैं इस ब्रैकेट के बाहर यानी प्रोग्राम में कहीं पर भी एक्सेस कर सकता हूँ। एक्सेस करने का तरीकाकार क्या होता है कि हम ऑब्जेक्ट का नेम इस्तेमाल करते हैं, ऑब्जेक्ट, और जैसे ही मैं डॉट दूंगा लिखूंगा, ये देखें यहाँ पर मौजूद ऑप्शंस से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप किस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं और किस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते। यहाँ पर मेरे पास जो ऑप्शंस आ रहे हैं उसमें ये ग्रीन कलर जो है सिंबल शो हो रहा है मेरे पास इन के लिए, ठीक है, आउट के लिए। ये तो मेंबर फंक्शंस हैं, इन्हें बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर दो वेरिएबल्स शो हो रहे हैं, जैसे ही एक एन शो हो रहा है और एक एक्स शो हो रहा है। पहले मैं एन के साथ जो है वो आप लोगों को करके दिखाता हूँ कि जी एन जो है वो मैं जैसे ही करता हूँ उसके बाद मैं यहाँ पर जो है वो सेमीकोलन लगा देता हूँ और मैं इसे कंपाइल करता हूँ तो मेरे पास एक एरर जो है वो जनरेट हो जाएगा। और एरर जो है वो जनरेट हो रहा है और नीचे ही आप देख सकते हैं एरर क्या आ रहा है, एन इज़ अ प्राइवेट विद इन द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, यानी कि एन जो है एक ऐसा वेरिएबल है जिसे मैं यहाँ पर एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि वो प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे मौजूद है। अब यहीं पर मैं थोड़ी सी और चेंजेस करता हूँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक्स और मैं दोबारा से सेमीकोलन लगाता हूँ और मैं दोबारा से इसे कंपाइल करता हूँ। आप देख सकते हैं कि अब किसी किस्म का कोई भी एरर जनरेट नहीं हो रहा। अब ये मेरे दोनों के दोनों डाटा मेंबर्स जो हैं वो एक ही क्लास का हिस्सा हैं, लेकिन एक क्योंकि प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे मौजूद है और दूसरा जो है पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे मौजूद है, इसीलिए आप देख सकते हैं दोनों का एक्सेस लेवल या फिर दोनों का स्कोप जो है मुकम्मल तौर पे डिफरेंट है। ठीक, अब मैं इस एक्स को जो है वो रिमूव करता हूँ और हम लोग अपने प्रोग्राम की तरफ वापस आते हैं। अच्छा जी, ये उम्मीद है कि आप लोगों को प्राइवेट और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में पता चल गया होगा। ठीक है, कि दोनों का डिफरेंस जो है वो समझ आ गया होगा कि जो प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर है ये आपको सिर्फ विद इन द क्लास जो है वो एक्सेस करने की इजाज़त देता है। अब विद इन द क्लास जो है इसे किस तरह से एक्सेस किया गया या किस तरह से इस्तेमाल किया गया, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर लिखा और उसके बाद मैं यहाँ पर एक फंक्शन लिख रहा हूँ। ठीक है, फंक्शन में सबसे पहले मैंने रिटर्न टाइप लिखी, नेम ऑफ द फंक्शन, उसके बाद ब्रैकेट्स और फिर दो मेरे पास करली ब्रैकेट्स आ गई हैं। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर एक सी आउट स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, एंटर अ नंबर, और यहाँ पर मैं सी इन कमांड के बाद इस एन को एक्सेस कर रहा हूँ। हालांकि ये एन जो है प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे मौजूद है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये इन फंक्शन जो है ये भी इसी क्लास का हिस्सा है। तो जो भी मेंबर डाटा मेंबर प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे मौजूद हो वो सिर्फ और सिर्फ विद इन द क्लास ही एक्सेस किया जा सकता है। और ये एन क्योंकि या फिर ये इन फंक्शन जो है ये क्योंकि क्लास के अंदर ही मौजूद है, इसीलिए हम यहाँ पर एन को एक्सेस कर सकते हैं। जब हम एन को इस्तेमाल करेंगे तो किसी किस्म का कोई भी एरर जो है वो जनरेट नहीं होगा। ठीक, और उसके बाद नेक्स्ट जो है मेरे पास फिर दोबारा एक और जो है वो मेंबर फंक्शन मौजूद है और यहाँ पर रिटर्न टाइप है इसकी वॉइड और इसका नेम है आउट।
और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें जो भी वैल्यू n के अंदर मौजूद है, जब भी इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा, इस फंक्शन को कॉल करने की सूरत में n की वैल्यू जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर हमारी क्लास जो है वो कंप्लीट हो जाती है, सेमीकोलन। अब यहाँ से लेके ये स्टार्टिंग पॉइंट से लेके यहाँ तक जो है वो जस्ट क्लास की डिक्लेरेशन प्रोवाइड की है। ठीक है, अभी तक मैं क्लास की डिक्लेरेशन प्रोवाइड हुई है, अभी तक मेमोरी के अंदर किसी किस्म की कोई भी स्पेस एलोकेट नहीं हुई। ठीक, स्पेस कब एलोकेट होगी? जैसे ही हम मेन फंक्शन के अंदर जाके अपनी यूजर डिफाइंड डाटा टाइप जो कि हमने क्रिएट की है क्लास टेस्ट, उसके नाम से कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ये फर्स्ट स्टेटमेंट, इसके रिस्पॉन्स में फौरी तौर पे कंपाइलर जो है वो मेमोरी के अंदर स्पेस एलोकेट करवा लेगा, नंबर ऑफ वेरिएबल्स को देखते हुए या नंबर ऑफ डाटा मेंबर्स को देखते हुए विद इन द क्लास। ठीक है, इस क्लास के जितने भी डाटा मेंबर्स होंगे उसके हिसाब से कंपाइलर जो है वो मेमोरी के अंदर स्पेस एलोकेट करवा लेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट है इसे आप कह सकते हैं ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट को इस क्लास का इंस्टेंस भी कहा जाता है। जिस तरह हमारे ऊपर किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि हम इंट डाटा टाइप को इस्तेमाल करते हुए जितने मर्जी वेरिएबल बना लें, इसी तरह हमारे ऊपर ये भी रिस्ट्रिक्शन नहीं कि हम टेस्ट डाटा टाइप को इस्तेमाल करते हुए जितने मर्जी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लें। यहाँ पर तो हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, तो हम चाहें जितने मर्जी ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, हम जितने ऑब्जेक्ट चाहें उतने क्रिएट कर सकते हैं। अब किसी भी ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए जो है वो उस क्लास के मेंबर फंक्शन को किस तरह से एग्जीक्यूट करना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नाम इस्तेमाल किया जाएगा, ओबीजे यहाँ पर लिखा गया, उसके बाद डॉट ऑपरेटर आएगा, उसके बाद उस फंक्शन का नेम आएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, जैसे ही मैं लिखता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट, आप देख सकते हैं कि मेरे पास दो फंक्शंस जो हैं वो इस क्लास का हिस्सा हैं, तो दो फंक्शंस की ऑप्शन आई है, तो मैं इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करता हूं और उसके बाद मैं सेमीकोलन लगा देता हूं। ठीक, इसी तरह मैं इस ऑब्जेक्ट को या इस इंस्टेंस को इस्तेमाल करते हुए इन दो मेंबर फंक्शंस को जितनी दफ़ा चाहूं उतनी दफ़ा एग्जीक्यूट करवा सकता हूं। और इसी तरह मैं ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट डॉट आउट के नाम से जो दूसरा मेंबर फंक्शन है जो कि क्लास का हिस्सा है उसे भी एग्जीक्यूट करवा लेता हूँ। अब यहाँ पर जो चीज़ काबिल गौर है वो ये है कि आपने देखना है कि जो डाटा मेंबर्स हैं वो प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे मौजूद हैं और जो मेंबर फंक्शंस हैं वो सारे के सारे पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे मौजूद हैं। अगर मैं इन मेंबर फंक्शंस को भी प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे लिख देता हूं तो उस सूरत में मैं इस क्लास का सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूं। मेरे पास कोई भी ऐसा तरीका मौजूद नहीं होगा जिसके ज़रिए मैं इस क्लास को इस्तेमाल कर सकूं। इसीलिए आप लोगों ने ये बैलेंस रखना है क्लास क्रिएट करते वक्त कि आपके पास कोई ना कोई मेथड ऐसा लाजमी मौजूद हो जिससे आप उस क्लास को इस्तेमाल कर सकें। आपने उसके हिसाब से जो है वो डिसाइड करना है कि आपने कौन से मेंबर फंक्शन को जो है वो बनाना है, प्राइवेट का हिस्सा बनाना है, किसको पब्लिक का हिस्सा बनाना है। अलबत्ता आप अगर चाहें तो आप किसी भी मेंबर फंक्शन को जो है वो प्राइवेट का हिस्सा बना सकते हैं। मैं उसकी एग्जांपल यहाँ पर आप लोगों को दे देता हूँ। मैं यहाँ पर एक वैसे ही इस एग्जाम्पल को एग्जीक्यूट कर लेते हैं पहले, उसके बाद मैं एक मेंबर फंक्शन जो है वो आप लोगों को प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे लिख देता हूँ और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि हम उसे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ठीक है, उसे डायरेक्टली आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास है, मैं बिल्ट एंड रन कर लेता हूँ। सबसे पहले जी एंटर नंबर मैं 5 एंटर कर देता हूँ और उसके बाद मैं एंटर प्रेस करता हूँ। तो उसके बाद पहले आप देख सकते हैं कि एंटर नंबर जब मेरे पास आया तो मेरे पास पहला मेंबर फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हुआ और उसके बाद जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो उसके रिस्पांस में मेरे पास दूसरा मेंबर फंक्शन जो है ये वाला सेकंड मेंबर फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हुआ और उसके रिस्पांस में कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर ये वाली सी आउट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने की सूरत में कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर n की वैल्यू जो है वो डिस्प्ले हो गई है। ठीक है, अब मैं इसी एग्जांपल के अंदर एक मेंबर फंक्शन जो है वो प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे लिखता हूँ
डमी ये जी मैंने एक मेंबर फंक्शन जो है प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे लिख दिया। अब देखते हैं क्या मैं ऑब्जेक्ट का नेम इस्तेमाल करते हुए इसे कॉल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट डॉट लिखता हूँ और जैसे ही मैंने लिखा ये देखें मेरे पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये वाले 2 इन और आउट जो है मेरे पास ग्रीन की सूरत में शो हो रहे हैं क्योंकि उनका स्कोप है, मैं उन्हें यहाँ पर एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पर डमी जो है फंक्शन उसे कॉल कर लेता हूँ और उसके बाद मैं अपने प्रोग्राम को कंपाइल करने की कोशिश करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर एरर जो है वो जनरेट हो जाएगा। और एरर मेरे पास क्या जनरेट होगा वो आपने देख लेना है। अच्छा जी, जो मेरे पास एरर है void test dummy is private within the context, यानी कि मेरा जो डमी नाम से मैंने मेंबर फंक्शन बनाया था प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे वो एक्सेस नहीं किया जा सकता आउटसाइड द क्लास। ठीक है, अगर वो यहाँ पर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे मौजूद हो तब ये एरर जो है फौरी तौर पे रिमूव हो जाएगा। मैं इसे यहाँ पर ले आता हूँ प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे और अब मैं इसे दोबारा से कंपाइल करता हूँ। आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इसे पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे लेके आया फौरी तौर पे इसके अंदर मौजूद एरर जो है वो रिमूव हो गया। ठीक है, तो आप लोगों को उम्मीद है कि पब्लिक और प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर जो है काफ़ी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। लेकिन मैं एक और एग्जांपल जो है वो आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कस करता हूँ और उसके बाद ये नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ये आपकी बुक के ऊपर एग्जाम्पल 13.2 के नाम से मौजूद है और इस एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं जी। सबसे पहले जी राइट अ क्लास मार्क्स विद 3 डाटा मेंबर्स टू स्टोर द 3 मार्क्स। ठीक है, आपने एक क्लास बनानी है जिसका नाम हो मार्क्स और उसके 3 डाटा मेंबर्स हों और इनमें ताकि 3 मार्क्स जो हैं वो स्टोर करवाए जा सकें। 3 सब्जेक्ट्स के यानी कि मार्क्स जो हैं एक्चुअल में वो स्टोर करवाना चाह रहा है जी। उसके बाद राइट द 3 मेंबर फंक्शंस, आपने 3 मेंबर फंक्शंस लिखने हैं। पहला आपने मेंबर फंक्शन लिखना है इन के नाम से। ठीक है, दूसरा ताकि इनपुट करवाई जा सके मार्क्स की। दूसरा आपने मेंबर फंक्शन लिखना है सम के नाम से और तीसरा आपने मेंबर फंक्शन लिखना है एवरेज के नाम से। सम के नाम से जो मेंबर फंक्शन है वो सम रिटर्न करेगा, जो एवरेज के नाम से मेंबर फंक्शन है वो एवरेज रिटर्न करेगा। ठीक है, बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है। मैं इसमें सेम वही कोड लिख रहा हूँ जो कि आपकी बुक के अंदर मौजूद है ताकि आप लोगों को किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग लाजमी तौर पे जो है वो पूछा करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोग जो है वो पढ़ रहे हैं साथ की साथ। और पेपर्स जो हैं वो आपके, मेरा ख्याल है कि अगस्त के एंड के ऊपर या फिर अगस्त के दरमियान में जो है वो आपके पेपर्स जो हैं वो कंडक्ट हो जाएंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास एक सिंपल सा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, उसके बाद हमारे पास एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन मौजूद है, फिर हम क्लास का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं और मार्क्स के नाम से एक क्लास क्रिएट करते हैं। ये हमारे पास मार्क्स के नाम से क्लास क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट थी। जब भी आप पेपर के अंदर कोई भी स्टेटमेंट पढ़ें तो आप लाजमी तौर पर देख लिया करें, बाज़ का तो उसमें ये रिस्ट्रिक्शन रखी होती है कि आपने क्लास का नाम ये रखना है, मेंबर फंक्शन का नाम ये रखना है, फंक्शन का नाम ये रखना है। तो यहाँ पर भी देखें उसने बताया हुआ है कि जो इनपुट के लिए फंक्शन है वो इनके नाम से मौजूद होगा, जो सम के लिए फंक्शन है वो सम के नाम से मौजूद होगा। इसी तरह एवरेज के लिए जो फंक्शन है वो एवीजी के नाम से। अगर आप उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करते तो आपके मार्क्स जो हैं वो काटे जा सकते हैं।
लेकिन अगर आपको स्टेटमेंट के अंदर ना बताया जाए कि आपने फंक्शन का नाम क्या रखना है या क्लास का नाम क्या रखना है, तब आप अपनी मर्जी कर सकते हैं, तब आपको किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो यहाँ पर हम मार्क्स के नाम से एक क्लास बनाते हैं और इसके अंदर सबसे पहले प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर है और उसके नीचे हमारे पास 3 जो हैं वो डाटा मेंबर्स मौजूद हैं। हमारे पास 3 डाटा मेंबर्स की रिक्वायरमेंट मौजूद थी ताकि हम 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो हैं वो स्टोर करवा सकें। उसके बाद हमारे पास पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में हमने इन नाम का फंक्शन बनाया है क्वेश्चन की या फिर स्टेटमेंट की जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक। और इसके अंदर हम एक पहले सी आउट स्टेटमेंट लिख रहे हैं, एंटर द 3 मार्क्स, ताकि 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिखे जा सकें। और फिर मैं एक ही सी एन स्टेटमेंट में 3 जो हैं वो वैल्यूज़ जो हैं वो रिसीव कर रहा हूँ और यहाँ पर हमारा फंक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जी हमारे पास इंट सम के नाम से एक फंक्शन है और ये फंक्शन क्या कर रहा है जी, ये 3 के 3 वेरिएबल्स या 3 के 3 डाटा मेंबर्स में जो भी वैल्यूज़ मौजूद होंगी उन्हें जमा कर रहा है और जमा करके रिटर्न कर रहा है। यहाँ पर जो हमारे पास फंक्शन है इसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है, जबकि यहाँ पर रिटर्न टाइप हमारे पास वॉइड है। यहाँ पर वॉइड क्यों है और यहाँ पर इंटीजर क्यों है, उसका डिफरेंस ये है कि इस वाले फंक्शन के अंदर किसी किस्म की कोई रिटर्न स्टेटमेंट मौजूद नहीं है, यानी ये किसी किस्म का कोई भी आंसर रिटर्न नहीं कर रहा। जबकि ये वाला फंक्शन जो है ये इन 3 मेंबर्स को जमा करके, यानी कि इन 3 वैल्यूज़ को जमा करके आंसर जो है वो इंटीजर फॉर्म में हमें रिटर्न कर रहा है, यानी 3 नंबर्स को जमा करेगा और जमा करने के बाद हमें आंसर को रिटर्न करेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर रिटर्न टाइप जो है वो इंटीजर लिखी है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एवरेज के लिए एक फंक्शन मौजूद है और यहाँ पर हमने रिटर्न टाइप जो है फ्लोट लिखी है, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर भी हमारे पास रिटर्न स्टेटमेंट मौजूद है। ये क्या करेगा कि इन तीनों डाटा मेंबर्स के अंदर मौजूद वैल्यूज़ को जमा करेगा, जमा करके 3 पे डिवाइड करेगा। जब वो 3 के ऊपर डिवाइड करेगा तो मे भी पॉसिबल है कि हमारे पास आंसर जो है वो इशारिया वाला आए, इसीलिए यहाँ पर हमने रिटर्न टाइप जो है फ्लोट लिखी है बजाय इसके कि हम यहाँ पर इंटीजर लिखते हैं। और यहाँ पर हमारे क्लास की डिक्लेरेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी मेन फंक्शन के अंदर। मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले वो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप यानी क्लास के नाम को इस्तेमाल करते हुए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है या फिर एक इंस्टेंस क्रिएट करता है। उस ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस का नाम जो है वो हमारे पास m है और उसके बाद यहाँ पर वो 2 वेरिएबल क्रिएट कर रहा है, इंट s के नाम से और फ्लोट a के नाम से, ठीक है। सबसे पहले m.in को इस्तेमाल करते हुए यानी ऑब्जेक्ट के नाम को इस्तेमाल करते हुए वो इन नाम के फंक्शन को कॉल करता है और जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा इसके रिस्पॉन्ड में हमारे पास कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज डिस्प्ले होगा, एंटर द 3 वैल्यूज़, और हम वो 3 वैल्यूज़ जो हैं वो कंप्यूटर को प्रोवाइड करेंगे और इस फंक्शन के एग्जीक्यूट होने से वो 3 की 3 वैल्यूज़ जो हैं वो इन 3 जो हैं डाटा मेंबर्स के अंदर जाके स्टोर हो जाएंगी इस सी आउट स्टेटमेंट की वजह से। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास हमने जो वेरिएबल्स बनाए थे s और उसके अगेंस्ट हम कॉल कर रहे हैं m.sum, ठीक है। यानी ऑब्जेक्ट नेम को इस्तेमाल करते हुए सम नाम के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। जैसे ही इस फंक्शन को कॉल करेंगे ये तीनों डाटा मेंबर्स के अंदर मौजूद वैल्यूज़ को जमा करेगा और जमा करके रिटर्न कर देगा और जो वैल्यू हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास यहाँ पर जो है वो s नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। इसी तरह हम a वेरिएबल के अगेंस्ट जो है m.average को कॉल कर रहे हैं और जब हम m.average को कॉल करते हैं तो इसके रिस्पॉन्ड में हमारे पास एवरेज नाम का फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होगा और उसके एग्जीक्यूट होने से तीनों वेरिएबल्स की जो वैल्यू है वो जमा होगी, 3 पे डिवाइड होगी, जो भी आंसर होगा वो a नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम 2 सी आउट स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं। अब हमारे पास जो भी आंसर्स हमने जनरेट किए हैं, जो भी वैल्यूज़ जमा की हैं वो s नाम के वेरिएबल के अंदर मौजूद है और a नाम के वेरिएबल के अंदर मौजूद है। आंसर्स इन 2 वेरिएबल के अंदर मौजूद हैं। अब जब हमने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर उन्हें डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए हम 2 सी आउट स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं। पहली सी आउट स्टेटमेंट है जी सम, यानी कि सम जो भी तीनों नंबर या तीनों वेरिएबल्स को जमा करने से जो भी वैल्यू आई है उसे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना है। उसके बाद उनकी जो भी एवरेज जो है हमारे पास बनी है उसे हमने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाने के लिए ये वाली सी आउट स्टेटमेंट, जो सेकंड सी आउट स्टेटमेंट आपको नज़र आ रही है, ये वाली सी आउट स्टेटमेंट जो है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम इसे रन करके देख लेते हैं। जैसे ही हम रन करते हैं हमसे वो 3 वैल्यूज़ जो है वो डिमांड करता है, एंटर 3 मार्क्स। मैं सबसे पहले 1 एंटर करता हूँ, उसके बाद 2 और फिर मैं
3 एंटर कर देता हूँ तो हमारे पास इन तीनों को जमा करने से हमारे पास सम आ गया 6, एवरेज आ गई 2। उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आप लोगों को समझ आ गया होगा, लेकिन आप लोगों को मैं इसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करने के लिए देता हूँ। सबसे पहले तो आपने यहाँ पर जो नंबर ऑफ मार्क्स हैं, ठीक है, इनकी तादाद बढ़ा के कर देनी है 5, ठीक है। फिर आपने इनका सम कैलकुलेट करना है, आपने इनकी एवरेज कैलकुलेट करनी है, इसके अलावा आपने इनकी परसेंटेज जो है वो भी कैलकुलेट करनी है, यानी कि आपने एक नया मेंबर फंक्शन लिखना है इसके अंदर परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए। फिर इसके अलावा ये है कि यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स जो हैं वो एक्स्ट्रा इस्तेमाल किए गए हैं, उन एक्स्ट्रा वेरिएबल्स को आपने रिमूव करते हुए सारे के सारे एक्स्ट्रा वेरिएबल्स को रिमूव करना है। और यहाँ पर आपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले तो सम डिस्प्ले करवाना है, उसके बाद आपने एवरेज डिस्प्ले करवानी है और यहाँ पर आपने परसेंटेज जो है वो डिस्प्ले करवानी है, और उसके स्क्रीनशॉट्स लेके जो वो आप लोगों ने मुझे सेंड करने हैं ताकि मुझे पता चले कि आप लोग काम कर रहे हैं। ये आपकी असाइनमेंट है जी पहली, ठीक। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन होती है या कोई चीज़ समझ नहीं आती तो मैं 24/7 जो है आपके लिए अवेलेबल हूँ। व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दिया करें, जैसे ही मैं उसे सीन करूँगा मैं उसका आंसर जो है वो आप लोगों को कर दूँगा। अच्छा जी, खुदा हाफिज़।